सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 एनसीईआरटी बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर 7 सहकारी समितियाँ या सहकारी संगठन। ठीक है, तो इससे पहले मैं बताती हूँ कि इससे पहले मैं जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके जिसने नहीं देखा अभी तक वो जाके देख सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने इससे पहले पढ़ा कि बिज़नेस क्या होता है, साझेदारी क्या होता है, एकाकी व्यवसाय क्या होता है। इन सब में हमने एक बात मेन देखी कि ये सारे किस लिए बनाए जाते हैं। इनका मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। और वो कैसे कमाते हैं? या तो माल खरीदते हैं और फिर उसको ग्राहकों को बेचकर, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में उन लोगों से थोड़ा अलग है। इसमें क्या है कि इसमें ये लोग इकट्ठे होते हैं, जितने मेंबर्स इकट्ठे होकर पूंजी लगाते हैं इस बिज़नेस में, वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए इकट्ठे होते हैं, यानी एक दूसरे की मदद करने के लिए इकट्ठे होते हैं, ठीक है। इनका काम दूसरों को माल बेचना या ख़रीदना नहीं, इससे ज़्यादा ये होता है कि माल को ख़रीद कर, यानी कम दाम पे ख़रीद कर, और जो उनके मेंबर्स हैं उनको सस्ती दरों पर उपलब्ध करानी, कम पैसों में उनको देना। और ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जैसे कुछ किसान होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपना कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसों की कमी है, या किसान है वो अपनी खेती-बाड़ी करना चाहते हैं, तो वो ज़मीन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, या फिर बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है, खाद नहीं खरीद पाते। तो मतलब जो जिनके पास सीमित साधन होते हैं, यानी कम सामान होता है अपना काम स्टार्ट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सहकारी यानी सहकारिता, तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि इस वर्ड यानी जो ये शब्द है सहकारी, इसका मतलब क्या होता है। समितियाँ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि स्टार्ट करते हैं यानी कोई फर्म बनाना, और सहकारी मतलब ये दो शब्द से मिलकर बना है, सह और कारिता। सह का अर्थ होता है मिलकर, और कारिता का मतलब होता है कार्य। तो सहकारिता मतलब मिलकर कार्य करना, यानी एकजुट होकर, इकट्ठे होकर, विश्वास के साथ इकट्ठे होकर काम करना, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या होता है, प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए। इसका मतलब ये है कि उसमें उस फर्म में जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, यानी उसमें जो एक मेंबर है वो बाकी सबके लिए हेल्प करेगा, और जितने भी हैं वो उस एक पर्सन की भी हेल्प करेंगे, यानी जितने भी हैं वो सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे के सहयोग के साथ ही उस बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या होता है ना, जो लोग आते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं इस बिज़नेस को, जितने भी हो सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि लिमिट नहीं है कि कितने मेंबर्स हो सकते हैं। इसमें स्टार्ट होता है 10 मेंबर से, या आप 10 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए, यानी कम से कम 10 मेंबर चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ़ सहकारी साख समिति है, क्रेडिट, उसमें मतलब पैसे देने होते हैं, बैंक उधार पैसे देता है, सिर्फ़ उसमें है कि सिर्फ़ 100 व्यक्ति रख सकते हो आप लास्ट। बाकी जितनी भी सहकारी समितियाँ हैं उसमें आप कितनी भी रख सकते हो, 100 से ज़्यादा, 200, 300, 400, कितने भी, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। तो देखो, सहकारी समिति का क्या मतलब होता है। सहकारी समिति का अभिप्राय लोगों के उस ऐच्छिक संघ से है जो सदस्यों की भलाई के उद्देश्य से इकट्ठे होते हैं। ऐच्छिक संघ मतलब अपनी इच्छा से। इसमें कोई हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप इसमें सदस्य बनो, और ना ही कोई सदस्य को हम ज़बरदस्ती अपने फर्म में रोक सकते हैं। जैसे मान लो कोई मेंबर आया और वो हमारे साथ मतलब फर्म स्टार्ट करने लग गया, वो हमारा मेंबर बन गया फर्म का, और वो कुछ सालों बाद जाना चाहता है, तो हम इसको ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते कि नहीं आप नहीं जा सकते। वो अपनी मर्ज़ी से आ सकता है और अपनी मर्ज़ी से जा सकता है। बस जब वो जाएगा तो उसको कुछ नियम होते हैं, उनको फ़ॉलो करना होता है, और उसके बाद वो जा सकता है। और जब वो मेंबर्स निकल के जाएगा फ़र्म से, तो उसने जितनी पूँजी लगाई थी, जितना पैसा लगाया था, उसको सूद समेत उसकी ब्याज के साथ वापस कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं पहले इसकी विशेषताएँ, कि मतलब कैसे पता चलेगा कि वो एक सहकारी समिति है, ठीक है। तो पहली विशेषता है स्वैच्छिक सदस्यता। बताया था ना कि वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, यानी कि स्वैच्छिक सदस्यता, यानी अपनी इच्छा से वो सदस्य बनते हैं। यह व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन होता है, किसी को भी इसका सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। बाध्य मतलब किसी के साथ हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि वो हमारे फर्म का सदस्य बने, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जब चाहे सदस्य बन सकता है, और जब चाहे इन्फॉर्म देकर, मतलब सूचना देकर कि मैं यहाँ से अब जाना चाहता हूँ, तो जा सकता है। लेकिन जब वो उसको छोड़ेगा फर्म को, जब वो छोड़ना चाहता है, उसको कुछ नियम मानने पड़ेंगे, और उस नियम को फ़ॉलो करने के बाद उसने जितनी पूँजी लगाई थी फर्म में, उसको उतनी पूँजी वापस देकर वहाँ से जा सकता है, ठीक है। लेकिन देखो, इसमें ना एक बात, मेन बात ये होती है कि जैसे बाकी फर्म में होता है कि अंश खरीदते हैं, यानी जो शेयर्स होते हैं, जो मेंबर्स खरीदते हैं, अगर वो जाना चाहते हैं तो वो अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं कि आप मेरे शेयर्स खरीद लो, मैं यहाँ से अब मतलब इस फर्म में अब काम करना नहीं चाहता हूँ, मेरी जगह कोई मेरा दोस्त, मेरा भाई या कोई भी हो सकता है, वो काम करेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, आप ही करोगे, और आप नहीं कर रहे हो तो आप जा सकते हो, ठीक है। अपनी जगह हम किसी को नहीं रख सकते, ठीक है।
तो ये पहली विशेषता है इसकी। और दूसरी विशेषता है वैधानिक स्थिति। सदस्य का कोई भी संघ अपने नाम के साथ सहकारी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता जब तक कि वे सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत पंजीकरण न करवा ले। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन। वैधानिक स्थिति का मतलब हुआ है कि लीगल है, यानी कि लीगली कानूनी तौर पे कहा गया है कि जब तक कोई मेंबर, जब तक कोई व्यक्ति अपनी सहकारी समिति के अधीन 1912 के तहत उस फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लेता, तब तक वो अपने नाम के साथ सहकारी शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता। ठीक है, मान लो वो फर्म खोल रहा है और वो उस फर्म के साथ मतलब उस फर्म को अपने नाम से स्टार्ट कर रहा है और अपने नाम के आगे या उसके पीछे सहकारी शब्द लगा रहा है, लेकिन उसने अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया 1912 के तहत, तो वो नहीं कर सकता, वो इल्लीगल माना जाएगा। ठीक है, गैर कानूनी माना जाएगा। तो ये कानून कहता है कि जब तक वो अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लेते 1912 अधिनियम के तहत, तब तक वो अपने नाम के साथ सहकारी शब्द प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा है सीमित दायित्व। देखो सीमित दायित्व क्या होता है, एक तो होता है असीमित दायित्व और एक होता है सीमित दायित्व। सीमित दायित्व में होता है कि मान लो इसमें जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने इस फर्म को स्टार्ट करने के लिए कि बाहर से लोन लिया या फिर किसी से उधार लिया बहुत सारा पैसा, और वो समय पे उस लोन को वापस नहीं कर पाए, उस पैसे को नहीं उस उधार को नहीं चुका पाए। तो जिन लोगों से उधार लिया था वो अपना पैसा वसूलने के लिए वो उनके फ़र्म के जितना भी सामान है उसको बेच देंगे या फिर उस फ़र्म को ही बेच देंगे, और अगर फिर भी उनका पैसा पूरा नहीं हुआ तो वो उन मेंबर से घर तक भी आ सकते हैं। ये होता है असीमित दायित्व। ऐसा मतलब असीमित दायित्व में होता है कि अगर हम किसी से लोन लेते हैं और अगर हम उसका लोन नहीं चुका पाते हैं तो वो अपना लोन वसूलने के लिए हमारे फ़र्म के साथ-साथ हमारे घर का सामान भी बेच सकता है। ये होता है असीमित दायित्व। और सीमित दायित्व में लिमिट होती है, यानी कि एक पॉइंट पे आके वो रुक जाता है। यानी जो लेनदार होता है जिससे हमने लोन लिया होता है, वो अपना लोन वसूलने के लिए सिर्फ़ हमारे फ़र्म तक ही आ सकता है, हमारे घर तक नहीं आएगा। ठीक है? तो जो इस फ़र्म में जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनका दायित्व सीमित होता है। इस संगठन में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारंटी तक ही होता है। गारंटी मतलब जितने वो पैसा उसमें लगाते हैं, जितनी पूँजी अपनी इन्वेस्ट करते हैं उस फ़र्म में, सिर्फ़ वहीं तक होता है कि अगर ये फ़र्म है जो अगर किसी से लोन ले रही है और अगर वो लोन नहीं चुका पा रही है, लोन में डूब जाती है, तो वो लोन वाले अपना पैसा वसूलने के लिए सिर्फ़ इन लोगों के द्वारा लगाई गई पूँजी तक ही पैसा ले सकते हैं, इनके घर तक नहीं आएँगे। ठीक है? मान लो किसी ने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं फ़र्म में, तो वो सिर्फ़ 5 लाख रुपए ही लेंगे, बाकी उनके घर तक नहीं आ सकते। ये होता है सीमित दायित्व। और असीमित दायित्व वो उन्हें घर तक भी आ सकते हैं। ठीक है? फोर्थ है मुख्य उद्देश्य सेवा। बताया था ना कि बाकी जो फ़र्म स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस करते हैं हम, साझेदारी फ़र्म स्टार्ट करते हैं, एकाकी व्यवसाय, उसमें उनका मेन उद्देश्य होता है कि माल को खरीदना और फिर उसको बेचना और वो सब करके पैसा कमाना, यानी लाभ कमाना उनका मेन उद्देश्य होता है। लेकिन इसका मेन उद्देश्य होता है कि सेवा करना, यानी उस फ़र्म में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सेवा करना, और इसमें ना बाहर के लोग भी इनसे माल खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी इनका उद्देश्य होता है सेवा करना, यानी कम सस्ती दरों पर माल उपलब्ध कराना। तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सेवा। ये समितियाँ उचित लाभ वसूल करते हुए अपने सदस्यों की सहायता करती हैं, यानी उचित लाभ मतलब जितना एक वस्तु का प्राइस होना चाहिए उतने पर ही करते हैं, उससे कम ज़्यादा नहीं लेते हैं लोगों से। तो उचित लाभ वसूल करते हुए सदस्यों की सहायता करते हैं, यानी उसमें उस फर्म में जितने भी मेंबर्स लगे होते हैं उनको माल उपलब्ध कराते हैं सस्ती दरों पर और उचित लाभ लेते हुए, ज़्यादा महंगा नहीं देते हैं। ठीक है? और फिफ्थ है नगद व्यापार। नगद यानी कैश में लेते हैं, उधार नहीं करते। तो ये ज़्यादातर नगद व्यापार करते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया ना कि उधार नहीं करते, ज़्यादातर नगद ही करते हैं। सिक्स्थ है सरकारी नियंत्रण। सरकार समय समय पर इनके लेखों का निरीक्षण करके इन पर नियंत्रण रखती है, यानी सरकार इन पर नियंत्रण रखती है, अपना कंट्रोल रखती है। समय समय पर इस साल में एक बार, 2 साल में एक बार आती है और इनके लेखों का, यानी अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स बनाते हैं कि हमने इस साल इतना माल बेचा, इतने मेंबर्स हैं, वो सब चेक करती है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया इसकी विशेषताएँ। अब पढ़ते हैं पंजीकरण। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। तो देखो सहकारी समिति की स्थापना सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत किया जाता है। इन्हें रजिस्ट्रार के पास प्रार्थना पत्र देना होता है जिसमें ये सूचनाएं होती हैं, यानी जो सहकारी समिति है ये 1912 अधिनियम के तहत अपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं और वहाँ पे एक प्रार्थना पत्र यानी कोई डॉक्यूमेंट्स है उसको वो सबमिट करते हैं, जिसके अंदर ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो उन्हें लिख कर देनी होती है, जैसे कि समिति का नाम, जो फॉर्म स्टार्ट करते हैं उसका नाम क्या है उसमें वो लिखा होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, समिति का उद्देश्य है, यानी वो किस उद्देश्य से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो कृषि उद्देश्य, यानी मान लो, क्योंकि ये जो सहकारी समितियाँ हैं ना, ये सिर्फ एक ही नहीं होती, बहुत अलग अलग नाम से हो, जैसे उपभोक्ता सहकारी समिति, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स, यानी जो ग्राहक हैं वो,
कि ग्राहकों को सस्ती दरों पर माल उपलब्ध कराना, या फिर मान लो कृषि सहकारी समिति यानी जो खेती-बाड़ी करते हैं किसान, उनके लिए सस्ती दरों पर बीज, खाद उपलब्ध कराना। तो समिति का उद्देश्य क्या है? तो वो लिखना होता है कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, किसानों की हेल्प कर रहे हैं हम, या ग्राहकों की कर रहे हैं, या लोन लेने वालों कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, ठीक है। अंश पूँजी का विवरण, यानी अगर वो शेयर्स अपने इश्यू कर रहे हैं तो वो सब बताते हैं। इसमें लिखा होता है कि कितनी पूँजी है हमारी, उसको हमने कितना इश्यू किया है, कितना लोग ले रहे हैं, हमने कितना अलॉट किया, यानी कितना हम लोगों को पूँजी दे रहे हैं, यानी कितने मेंबर्स आए हैं हमारी कंपनी में शेयर्स लेकर, ठीक है। सदस्यों के अधिकार, नियम, दायित्व, यानी जो मेंबर्स होते हैं इसमें उनके क्या-क्या अधिकार, यानी वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उन्हें क्या-क्या नियम फ़ॉलो करने होंगे, उनका दायित्व क्या होगा, यानी सीमित या असीमित। कम से कम 10 सदस्यों के नाम वो बताया था ना कि इसमें मिनिमम 10 सदस्य चाहिए ही होते हैं, तो उनके नाम और पता, यानी वो कहाँ रहते हैं, उनके नाम क्या-क्या हैं। समिति के नियम, यानी कि इस फर्म को क्या-क्या नियम मानने होंगे, इस फर्म में क्या-क्या नियम फ़ॉलो किए जाते हैं, वो लिखा होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं सहकारी समिति के अधिकार, यानी जो सहकारी समिति है उसमें उनको चलाने के लिए, सहकारी समितियों को चलाने के लिए सदस्य कुछ अधिकारियों का चयन करते हैं, यानी जो सहकारी समितियां हैं उसमें जो भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा कुछ लोग हैं जो चुने गए होते हैं, जो इन पे कंट्रोल करते हैं, इनका ध्यान रखते हैं, और मतलब इनकी अगर कोई शिकायत है वो सब वहाँ दर्ज कराते हैं, जैसे प्रधान, उप प्रधान, सचिव, खजांची। तो इसके ना सिर्फ नाम याद कर लो, इसमें इतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे ही पढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ लो, याद कर लो। अगर इतना पूछते हो तो सिर्फ नाम लिख के आ जाना, ये क्या होते हैं, क्या करते हैं, इतना नहीं पूछते, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सहकारी समिति व साझेदारी में अंतर। अभी हमने पढ़ा कि सहकारी समिति क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, तो इतना समझ आ गया होगा कि सहकारी समिति क्या है, ठीक है। और साझेदारी में अंतर, साझेदारी हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं, आप जाके देख सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो वैसे मैं आपको बता दूँ, साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब एक व्यवसाय शुरू करते हैं उसे कहते हैं साझेदारी, ठीक है। उसमें कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए होते हैं और अधिक से अधिक 50। तो इसमें अंतर पढ़ते हैं। पहला है अधिनियम, यानी किस एक्ट के थ्रू, यानी किस एक्ट के अधिनियम के द्वारा हम इसको स्टार्ट करते हैं। सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत शुरू किया जाता है, और साझेदारी 1932 के द्वारा, ठीक है। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, सहकारी समिति का पंजीकरण अनिवार्य है, यानी सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन कराना, यानी हम अगर सहकारी समिति फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है, ठीक है। और साझेदारी का अनिवार्य नहीं है, लेकिन देखो साझेदारी का वैसे ज़रूरी नहीं होता है, आपकी मर्ज़ी, आप करवा भी सकते हो नहीं भी, लेकिन अगर आप करवाते हो तो आपको कहीं हद तक लाभ हो सकते हैं, प्रॉफिट मिलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है लाभ, सहकारी समिति, इसका लाभ सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को भी मिलता है, यानी इसके अंदर वैसे तो ये खोला जाता है अपने मेंबर्स के लिए, सहकारी समिति के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उस फर्म में उनके लिए खोला जाता है, लेकिन बाहर के लोग भी हमसे मतलब इस फर्म से माल खरीद सकते हैं। तो इसके साथ इसका लाभ सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को भी मिलता है, क्योंकि ये लोग सस्ती दरों पर माल उपलब्ध कराते हैं, सस्ती ब्याज पर लोन देते हैं, तो सदस्य के साथ साथ बाहर के लोग भी इनसे माल खरीद लेते हैं, लोन ले लेते हैं, तो उन्हें भी प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, ठीक है। साझेदारी, इसका लाभ केवल साझेदारों तक ही सीमित होता है, इसमें जो लाभ होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो सिर्फ जितने भी साझेदार होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे, सिर्फ उन्हें मिलता है। माल ये महंगा भी बेच सकते हैं, सस्ता भी, इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उद्देश्य, यानी क्या, इनका उद्देश्य क्या होता है। सहकारी समिति, इसका उद्देश्य व्यक्तियों द्वारा किसी काम को अकेले न कर पाने की स्थिति में आपसी मदद करना है, यानी उनका उद्देश्य क्या होता है कि जो लोगों के पास पैसे की कमी है, जो अगर किसानी करना चाहता है, फिर उनके पास बीज खरीदने के पैसे कम है, या खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर नहीं है, या मशीन नहीं है, तो जो अकेला व्यक्ति है, जो नहीं कर पा रहा है, अपनी उसकी स्थिति ख़राब है, वो सारे मतलब जो गरीब लोग होते हैं या जिनके पास पैसे कम है, वो सारे इकट्ठे होकर एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। तो इनका उद्देश्य क्या होता है, व्यक्तियों द्वारा किसी काम को अकेले न कर पाने की स्थिति में आपसी मदद करें, या अगर वो अकेले नहीं कर पा रहा है तो ये सारे इकट्ठे होकर एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या होता है, एक दूसरे की मदद करना। साझेदारी का क्या उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य व्यावसायिक क्रियाएं करके लाभ कमाना। इसका उद्देश्य क्या होता है, यानी बिजनेस में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, माल खरीदना, माल बेचना, वो सब करके प्रॉफिट अर्न करना, यानी लाभ कमाना, इनका उद्देश्य होता है, ठीक है। अब देखो लास्ट क्या है, सदस्यों की संख्या, यानी किसमें कितने सदस्य होते हैं। सहकारी समिति में कम से कम, यानी न्यूनतम 10 सदस्य होने चाहिए, और अधिकतम, देखो सहकारी साख समिति यानी लोन देने वाले में 100, ये सरकार बोलती है कि सिर्फ 100 होने चाहिए, और कम से कम 10 और अधिक से अधिक 100, लेकिन जो बाकी अन्य हैं उनमें कितने भी हो सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी ठीक है, कितने भी ले सकते हैं हम, 100 से कम भी, 100 से ज़्यादा, 300 400 कितने भी ले सकते हैं, सिर्फ साख समिति में 100 और कम से कम 10, ठीक है।
और साझेदारी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50। ठीक है? इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक थोड़ा समझ आ गया होगा कि सहकारी समिति क्या होता है और इसका विशेषताएँ क्या हैं। तो अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको मैं आगे जितनी वीडियोज़ बनाऊँगी, जितनी अपलोड करूँगी, आपको ईज़िली मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू।